अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, अब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में वो चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो आपकी रीनल फंक्शन को रिप्लेस करती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट है, या हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, या इवन हमारे पास जो है वो एंड स्टेज किडनी डिजीज़ का पेशेंट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके जो किडनी फंक्शन है वो नॉर्मली काम नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, फ्रॉम या तो थोड़ा बहुत ख़राबी होगी या तो मैक्सिमम लेवल पे भी ख़राबी हो सकती है। तो उन फंक्शंस को अगेन मतलब कि वो फंक्शन दोबारा होना शुरू हो जाए, मतलब सफाई होना शुरू हो जाए, बॉडी जो है वो काम नॉर्मल करना शुरू कर दे। ठीक है, तो उसको आप जो है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हो। ठीक है, अब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का मेन ये काम होता है ना, एम ये होता है कि हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है, और जो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट होती है ना, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट और इसके अलावा यूरिया, क्रेटिनिन, ये सारी चीज़ें, तो ये डिस्टर्बेंस जो बनती है ना वो उनको भी हम लोग मेंटेन करें और एक्सक्रीटरी फंक्शन हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास कुछ वो होते हैं ना, जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है ना, इसमें ये फॉलोइंग चीज़ें होती हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ये होती है ना कि देखो, आप उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में बेसिकली आप ये वो ट्रीटमेंट होती है जो आप पेशेंट को देते हो। ओल्ड एज पेशेंट्स में बेसिकली हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर उनको हम डायलिसिस दें या ना दें, कोई फ़र्क की बात नहीं है, उनकी ज़िंदगी पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला डायलिसिस देने या ना देने से। ठीक है, मतलब अगर डायलिसिस देने के साथ उनकी लाइफ जो है वो 5 साल इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर डायलिसिस ना भी दें और हम लोग जो है ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यूज़ करें, जिसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट, सोशल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उसकी एज में इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता। अगर उसमें 5 है तो इसमें भी 4.5 तक जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद डायलिसिस है। डायलिसिस में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास हीमोडायलिसिस है और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। फिर हमारे पास है हीमोफिल्ट्रेशन। ठीक है, हीमोफिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास हीमो डायलिसिस और हीमोफिल्ट्रेशन का कम्बिनेशन है ना, डाई फिल्ट्रेशन। फिर हमारे पास है रीनल ट्रांसप्लांट। ठीक है, अब जो हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट होता है ना, तो उसकी हम डायलिसिस करते हैं। ठीक है, और पेशेंट जो हो ना वो हमारे पास टोटली डिपेंड कर रहा हो डायलिसिस पे ना, तो उसको आप जो है एंड स्टेज किडनी डिजीज़ कह रहे होते हो। ठीक है, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ कहते हैं कि पेशेंट जो है वो टोटली डायलिसिस पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं हीमोडायलिसिस पे। ठीक है, अब हीमोडायलिसिस इस बेसिकली ना हमारे पास एक आर्टिफिशियल किडनी होती है। ठीक है, बस किडनी तो होती नहीं है, आर्टिफिशियल किडनी कह लो। बेसिकली एक मशीन होती है जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है और वो काम कर रही होती है, तो उसको हम आर्टिफिशियल किडनी कह लेते हैं। ठीक है, अब उसका मेन यही काम होता है कि जो हमारे ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट होती हैं, उसको मेंटेन करके और ब्लड जो है वो साफ़ सुथरा बॉडी के अंदर दोबारा चले जाए। मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये मूवमेंट होती है ना, ये हमारे पास बेसिकली डिफ्यूजन के ज़रिए जाती है। क्या होता है कि हमारे पास, हमें पता है ना कि हाई कंसनट्रेशन से सल्यूट लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे अब डायग्राम करेंगे तो उस पर डिस्कस भी कर लेंगे हो किस तरह करते हैं, किस तरह नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अब जो हीमोडायलिसिस है ना, इसकी कुछ इंडिकेशंस हैं। देखो, सबसे पहले अगर रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलीमिया वो हाइपरकैलीमिया होता है जो मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा होता ना, मतलब हम लोगों ने कैल्शियम ग्लूकोनेट भी पेशेंट को दे दिया, हम लोगों ने ये इंसुलिन ग्लूकोज प्लस बीटा ब्लॉकर्स की जो हम लोग थेरेपी दे रहे थे पोटेशियम को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ वो रेजन्स वगैरह थे। ठीक है, तो वो उनसे भी हमारा काम नहीं चल रहा, तो तब हम देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्टिव एसिडोसिस है ना। अच्छा, रिफ्रैक्टिव हाइपरकैलीमिया में हमारे पास जो पोटेशियम का लेवल है ना वो 0.6 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिव एसिडोसिस है जिसमें हमारे पास लेस देन 7.2 अगर पीएच हो ना तब। सही है, फिर इसके बाद हमारे पास अगर बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाए। ठीक है, अब फ्लूइड ओवरलोड हो जाए और वो डायूरेसिस से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो। ठीक है, अनरिस्पॉन्ड
डिंग है डायूरेसिस से, ठीक है। फिर इसके बाद यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, यूरेमिक कार्डाइटिस, ब्लड यूरिया का लेवल 180 mg पर डेसीलीटर हो जाए, क्रेटिनिन का लेवल 6.8 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ब्लड यूरिया का लेवल 180 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, GFR 15 से कम हो जाए, तो हम लोग ये करते हैं, ठीक है, हीमोडायलिसिस करते हैं, ठीक है। अब हीमोडायलिसिस जो एक्सेस है ना, वो हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी में अलग एक्सेस होती है और हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज़ में अलग एक्सेस होती है, ठीक है। देखो, अब पेशेंट हमारे पास अगर एक्यूट किडनी इंजरी का है ना, तो उसमें हम लोग जो है ना, हमारी एक्सेस होती है इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, और या तो हमारे पास होती है फीमोरल वेन, इंटरनल जुगुलर वेन और फीमोरल वेन, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज़ है ना, तो उसमें हमारे पास एक्सेस होती है आर्टीरोवीनस फिस्चुला, ठीक है, आर्टीरोवीनस ग्राफ्ट एंड सेंट्रल वीनस कैथेटर, ठीक है। देखो, आर्टीरोवीनस फिस्टुला में क्या होता है ना कि आर्टरी और वेन के बीच में हम एक कनेक्शन बना देते हैं, सही है, सही है। तो उसके ज़रिए हमारे पास डायरेक्ट आर्टरी से वेंस की तरफ ब्लड जाता है, ठीक है, और वो फिर हम कनेक्ट कर देते हैं ना, एक आर्टरी के साथ कनेक्ट होता है, एक वेन के साथ कनेक्ट होता है, साफ ब्लड गंदा ब्लड जो होता है वो वेन से आता है, ठीक है, और फिर डायरेक्ट वो जो साफ ब्लड आता है वो आर्टरी में चला जाता है, ठीक है। तो दैट्स काइंड ऑफ इट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है ना, ये सुपीरियर वेना केवा में बेसिकली लगता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अच्छा जी, इसमें ना हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग सबक्लेवियन वेन है ना, सबक्लेवियन वेन मेजर वेन होती है जो आपके अपर लिम्स को सप्लाई करती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं करते बेसिकली। देखो, बात ऐसी है ना, बात ऐसी है ना कि हमारे पास होता क्या है ना कि अगर हम सबक्लेवियन वेन को एक्यूट किडनी इंजरी में इस पर हम लोग वो कर लें, क्या होता है, हम लोग इसमें जो है वो हीमोडायलिसिस का वो लगा लें, ट्यूब लगा लें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास थ्रोम्बोसिस और क्लॉट फॉर्मेशन का जो है ना वो रिस्क होता है, ठीक है, स्टेनोसिस और थ्रम्बस फॉर्मेशन का रिस्क होता है, ठीक है, सही है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग एक्यूट में तो हम लोग सबक्लेवियन पे कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन जब बाद में हम लोग आर्टीरियो वीनस फिस्टुला बनाते हैं ना हमारे फोर आर्म पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब बना लेते हैं तो इसमें चांसेस होते हैं कि थ्रोम्बस हो, स्टेनोसिस हो जाए, तो इसके लिए हम नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं डायग्राम से बता देता हूँ ना। देखो डायग्राम, ये देखो, जैसे अब ये डायग्राम है ना, देखो सबसे पहले ये डायलिजेट होता है, ठीक है, डायलिजेट वो फ्लूइड होता है जिसमें हमारे तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये डायलिजेट इस मशीन में आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास ब्लड इंटर हो रहा है पेशेंट का, ठीक है, ब्लड इंटर हो रहा है, फिर ये डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे पास सल्यूट्स जो है ना, देखो जो हमारे पास जो गंदगी है ना ब्लड की, वो बाहर निकल आएगी, डायलिजेट में आ जाएगी, ठीक है, डायलिजेट में आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ये वाइट एरिया नहीं है, डायलिजेट है, ठीक है। और डायलिजेट में हमारे पास जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन मतलब ब्लड में चली जाएंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट जो है वो उसका जो ब्लड होगा ना वो हमारे पास क्लीन आउट हो जाएगा, क्लीन आउट होने के बाद हमारे पास वो ब्लड जो है वो मशीन से पास अप होने के बाद वो हमारे पेशेंट में फिर ट्रांसफ़र हो जाता है और पेशेंट जो है वो उसकी जो फंक्शन होता है मतलब उसकी खून की सफाई हो जाती है, ठीक है। और जो गंदगी होती है वो ये जो गंदा डायलिसेट होता है ये हमारे पास दूसरे जो हमारे पास पाइप होता है उससे निकल आता है डायलाइज़र मशीन से, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ना हमारे पास मेन हमारा डायलिसिस का यही फंक्शन होता है कि हमारा यूरिया जो हो ना वो 60% तक एटलीस्ट कम हो जाए, ठीक है। यूरिया हमने ब्लड यूरिया का हमने कहा था 120 mg पर लीटर था मेरे ख्याल से, ठीक है, वो डेसीलीटर था, ठीक है, तो 180, ठीक है। तो अब हमारा गोल ये है कि 60% एटलीस्ट इसका कम हो जाए तो हमारी डायलिसिस हमारा अचीव हो गया, ठीक है। फिर पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस में बेसिकली क्या होता है ना कि हम एक परमानेंट साइलेस्टिक कैथेटर लगाते हैं, ठीक है, पेरिटोनियम में, ठीक है। अब पेरिटोनियम में हमारे पास कोई फ्लूइड है, हम लोगों ने एक साइलेस्टिक कैथेटर लगाया, पेरिटोनियम में डाल दी है, ठीक है, और उसके ज़रिए क्या होगा कि हमारे पास वो फ्लूइड वहीं पे पड़ा रहेगा कुछ टाइम के लिए, 3-4-5 घंटों के लिए, वहाँ पे उस डिफ्यूजन के ज़रिए एक्सचेंज हो जाएगी, गंदगी जो है वो इस फ्लूइड में आ जाएगी, ठीक है, जो हम लोग डायलिसेट डालते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायलिसेट से बॉडी में रह जाएंगे और अल्टीमेटली फिर बाद में आप निकाल लेते हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ना हमारे पास
इसकी दो टाइप्स होती हैं ना, एक कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, और एक हमारे पास ऑटोमेटिक पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। ठीक है, क्या क्या है, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, और एक ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास ये कंटिन्यूस एम्बुलेटरी होता है ना, ये दिन में बेसिकली हम लोग करते हैं, मतलब दिन में किसी टाइम पे भी लगा देते हैं, 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, पेशेंट जो होता है वो इजीली काम कर सकता है, वो गंदगी वगैरह जो होती है ना, वो एक पाइप से दूसरे पाइप से निकल आती है। ठीक है, और जो ऑटोमेटेड होता है ना, पेशेंट को रात को लगा देते हैं, ठीक है, और ये मैकेनिकल डिवाइस लगाते हैं और उसके ज़रिए बेसिकली हमारे पास जो है ना वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास डिफ्यूजन के ज़रिए एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हीमोडायलिसिस की भी कॉम्प्लिकेशंस और पेरिटोनियल डायलिसिस की भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, अब पहले ही पेरिटोनियल डायलिसिस कर देते हैं क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़रा कम है। ठीक है, देखो सबसे पहले पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है, पेशेंट में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास पेरिटोनियल वेसल्स जो है उनकी स्क्लेरोसिस हो सकती है। ठीक है, अब जो एग्जिट साइट है ना, एग्जिट साइट, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फिल्ट्रेशन बहुत एक्सेसिव अमाउंट में हो सकती है। ठीक है, मतलब जो हमारे काम की चीज़ें थी वो भी हमारी बॉडी से डायलिसेट में आ गई हैं। ठीक है, या हमारे पास जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ना, उसका फेलियर हो गया, मतलब कि वो फिल्ट्रेशन कर ही नहीं पा रही। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं ये जो हीमोडायलिसिस है ना, इसकी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले ऑब्वियसली आप पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकाल के अपनी मशीन में डाल देते हो और मशीन में काम करने के बाद वो आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में जा सकता है। ठीक है, हाइपोटेंशन में चला जाएगा। ठीक